नमस्ते दोस्तों, आपका गोल्ड प्राइस टुडे न्यूज में स्वागत है। और हम चर्चा कर रहे हैं सोने चांदी के भाव की। सोने और चांदी के भाव में काफी वोलेटिलिटी है दोस्तों, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पैराडाइम कमोडिटी से बीरेन वकील जी हैं। बीरेन जी नमस्ते, स्वागत है आपका। वैसे सर जी, कैसे देख रहे हैं अभी मार्केट को? अभी के जो मार्केट है वो कुछ हम मैं और आप दोनों ही एक हिसाब से सद्नसीब है कि हम बहुत बड़े बदलाव को देख रहे हैं, जिसको जनरेशनल शिफ्ट कहते हैं। कि वो जो बहुत सालों में, डिकेड्स में या सेंचुरीज में जो बदलाव आते हैं, ऐसे कुछ अभी बदलाव आ रहे हैं। 2 वीक पहले की एशियन इमर्जिंग करेंसी, खास करके थाईलैंड बात या मलेशियन रिंगिट या ताइवान डॉलर की अगर बात करें, तो उसमें जो स्विंग आया वो काफी दिलचस्प था। जैसे ताइवान डॉलर 2 दिन में 10% अप्रिशिएट हुआ, जो कि नॉर्मली एक साल में जितना अप्रिसिएशन होता है वो सिर्फ 2 दिन में हुआ। कोरिया वन में भी ऑलमोस्ट 7% अप्रिसिएशन हुआ था। तो और रुपी की वॉलेटिलिटी हम जो देख रहे हैं आजकल, पहले 88 से 83, 80, और फिर वापस 85, 80, और अभी 84, 40। तो रोजाना 70 पैसे की मूवमेंट रुपी में भी अब नॉर्मल होने लगी है। इसी तरह बहुत समय के बाद यूरोपियन करेंसी में काफी वॉलेटिलिटी है। जैसे स्विस फ्रैंक हो गया, या पाउंड हो गया, यूरो हो गया। तो बहुत ज्यादा इसको टेक्निकल नहीं बनाते हैं, बट कॉम्प्लेक्स, जो जैसे थ्री इडियट में कहते हैं, आसान भाषा में अगर कहे तो आसान भाषा में ये है कि यूरोप की पुराना पैसा, जो ओल्ड कैपिटल, जनरेशनल कैपिटल जिसको कहेंगे, वो अमेरिका छोड़ के वापस अपने घर आ रहा है। और ये दिस इज डीप मनी, मीन्स ये डीप मनी है, बिग मनी है। तो वो ट्रिलियंस में है, वो मिलियन में या बिलियन में नहीं है। तो उसकी नेचुरली उसकी फार रिचिंग इम्पैक्ट होगी। इसी तरह एक और भी चीज है कि इम्प्लिसिट वे में डी डॉलराइजेशन थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। एशिया में 4 करेंसी उभर आई है। अ, जैसे हांगकांग डॉलर, यूएई दिरहम, चाइनीज युआन, और एक यूरोपियन करेंसी यानी यूरो, जो कि वो सेकेंडरी सेटलमेंट करेंसी के तौर पर आजकल बायलेटरल ट्रेड में उसका इस्तेमाल हो रहा है। इंडोनेशिया ने तो वैसे डेडिकेटेड ट्रेजरी डेस्क सेटअप किया है, जो डेडिकेटेड युआन से डील करेगा। तो ये चीज मैं गोल्ड से इसलिए कनेक्ट करता हूँ कि गोल्ड एज ए अल्टीमेट सेफ हेवन वाली जो बात थी, उसमें अब इसके जो हरीफ बोलो या राइवल बोलो, चाहे बहुत भरोसा पात्र ना हो, बट फिर भी अब तक कोई राइवल नहीं था। ऐसी कहानी थी, तो अब कोई कोई राइवल आने लगे हैं। स्विस फ्रांक, जो एक जमाने में मजबूत कंटेंडर था सेफ हेवन, उसने भी अपना स्थान कुछ प्राप्त कर लिया है। बिटकॉइन भी एक अपना खुद अलग जॉनर है उसका, बट उसने भी वापस अपनी जो सेफ हेवन अपील या रिस्क की एसेट की जो अपील है, वो वापस 1 लाख को वो पार कर गया है। तो इन ए ब्रॉडर सेंस, जो टेस्टेड हेवंस है, यानी गोल्ड या यूरो या पाउंड या बिटकॉइन या, तो और ट्रेजरी या यूएस ट्रेजरी स्पेशली, तो ये सब एसेट एक दूसरे के साथ compete कर रही है। और इसमें क्या है कि फिलहाल जो मंत्रा है वो ये है कि रिटर्न ऑन कैपिटल फिलहाल लोग भूल रहे हैं, और रिटर्न ऑफ कैपिटल वाला फंडा आ गया है कि भाई यार, पैसा 10 का 9 देना, बट देना। हम्म। तो कैपिटल प्रोटेक्शन मोड पे इवन जो हाई रिस्क टेकर लोग हैं, जो अल्गो वाले या एचएफटी वाले या लार्ज स्केल फंड मैनेजर, वो भी आज दे प्रिफर टू सीट ऑन कैश। तो ये देखते हुए ऐसा लग रहा है कि टेम्पररी सभी चीजों में
एडजस्टमेंट हो रहा है। गोल्ड के बारे में एक दो चीज ये भी चीज है कि बिकॉज ऑफ दिस 3,000 का भाव है, तो काफी पुरानी माइन वापस रीओपन हो गई। जैसे बहुत सालों के बाद न्यूजीलैंड में गोल्ड माइन जो बंद हो गई थी 1905 में, वो अभी अभी रीओपन हुई है। दूसरा एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है जो ज्यादातर चर्चा नहीं होती इसकी, बट ये साउथ बॉर्डर पर अमेरिका में जो मेक्सिको या जो ड्रग कार्टेल या जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, वो कार्टेल पर जो सख्ता है अमेरिका का, तो जो ड्रग्स या ह्यूमन ट्रैफिकिंग और इलिसिट काम करते थे, वो सब गैंग्स भी आजकल इलीगल गोल्ड माइनिंग में एक्टिव हो गई है अमेजन के जंगलों में। एंड दे आर यूजिंग ऑल चीपर बट हैजार्डस टेक्निक्स। उनको तो क्या सस्ता गोल्ड बनाना है, तो दे आर यूजिंग मर्क्यूरी और दैट काइंड ऑफ थिंग। ऐसा ब्लूमबर्ग का भी एक रिपोर्ट, काफी दिलचस्प रिपोर्ट था, उसमें मैंने पढ़ा था। तो देर आर लॉट ऑफ डेवलपमेंट्स बियॉन्ड प्राइसेस, जैसे तेजी मंदी के सिवा भी काफी कुछ हो रहा है। पर कहीं ना कहीं बीच में हमने देखा भी था कि जब ये ट्रेड टॉक्स की बात आई थी, तब जापान और चीन, वहां पे कहीं ना कहीं ये बातें आ रही थी, जो कि दोनों बहुत ज्यादा होल्ड करते हैं, $1 ट्रिलियन के आसपास शायद जापान, और 750 बिलियन या 700 बिलियन के आसपास चीन करता है। तो उनका ये ट्रेजरी बेचने का भी कोई असर सोने पे दिखता है, या आगे जाकर ये एक बड़ा मसला बन सकता है जो कि सोने के भाव को प्रभावित कर सकता है, ट्रेजरी प्लस गोल्ड? एक नया जो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट बहुत लंबे विजन से अगर देखे, तो मैं व्हाट आई एम सेंसिंग इज के ऑल्टरनेटिव एसेट मार्केट का जो ग्रोथ है वो काफी यूनिक है, और इट्स अ वेरी एक्सपोनेंशियल काइंड ऑफ ग्रोथ। मींस इक्विटी को 100 साल में इक्विटी जितना, कन्वेंशनल इक्विटी जितना डेवलप हुआ, प्राइवेट इक्विटी उससे ज्यादा डेवलप पिछले 10 या 15 सालों में हुआ। जैसे क्रिप्टो है, तो क्रिप्टो 10 साल में जितना डेवलप हुआ साइज और डायरेक्ट ओनरशिप के तौर पर, इक्विटी आज भी इतना डायरेक्ट ओनरशिप के मामले में इतना नहीं डेवलप हुआ है। इंस्टीट्यूशनल बेसिस या म्यूचुअल फंड बेसिस के तौर पर अलग बात है। तो अभी जो ट्रेंड मैं देख रहा हूँ वो क्या है कि ऑल्टरनेटिव मार्केट्स, यानी प्राइवेट इक्विटी, प्राइवेट डेट, बहुत सी बड़ी कंपनी गोइंग फॉरवर्ड ऐसा लग रहा है कि डीलिस्टिंग रूट प्रिफर करेगी। दो तीन बड़ी कंपनियों ने अभी अभी रिसेंटली डीलिस्टिंग कर दिया, कि भाई चलो शेयर बाजार से निकल जाओ, अपन वापस शेयर होल्डर को पैसा दे दिया। ये क्यों हो रहा है? एक तो बैलेंस शीट पर काफी बड़ी कैश है, प्लस बहुत सी सीरियस चीज ये है कि रेगुलेटरी कंप्लायंस एक्टिविज्म कुछ कुछ हद पर रेगुलेटरी या कंप्लायंस टेररिज्म जैसा हो गया है। तो एक छोटी छोटी बात पे इतना कंप्लायंस का बर्डन है कंपनियों पर, तो वो प्रिफर करते हैं कि चलो ये छोटे मोटे चीजों पर 25 लोगों को जवाब देना बेटर है कि लिस्टिंग ही उठा दो। जो भी करना है, अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करें। तो ऐसे हालत में क्या मैं देख रहा हूँ कि मार्केट काफी शेलो हो जाएंगे। जितने भी सपोज एक्सचेंज ट्रेडेड में आज सपोज आपको 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट गोल्ड बेचना है तो बिक जाएगा। बट अगर जो बेसिकली तो जो M2 यानी मनी सप्लाई है इन द फॉर्म ऑफ पेपर एसेट्स, जिसको हम फियाट बोलते हैं या पेपर मनी बोलते हैं, इसकी फ्रैक्शन भी अगर गोल्ड में फिजिकल फॉर्म में, क्योंकि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम में भी कि आपको एक्सचेंज मैकेनिज्म पर भरोसा ना रहे कि भाई मेरा सौदा उतरेगा या नहीं उतरेगा। आज तक बड़े एक्सचेंजेस डिफॉल्ट नहीं हुए हैं, बट आज तक नहीं हुए तो कल नहीं होंगे ऐसा तो है नहीं। और कुछ कुछ इवेंट्स की झलक हमने देखी है, जैसे निकल कॉन्ट्रैक्ट डिसफंक्शनल हो गया था, टीन एक बार 1987 में डिसफंक्शनल हो गया था। तो ब्लैक स्वान इवेंट्स बाजारों में आती रहती है, इसीलिए तो इसको ब्लैक स्वान कहते हैं। तो इन दैट वे मैं ऐसा मानता हूँ कि अब प्रिडिक्शन, जो कन्वेंशनल प्रिडिक्शन है ना, उसने अपना वजूद खो दिया है।
मीन्स जब क्रूड ऑयल 140 हुआ था और फिर 20 -40 भी हुआ, तब मैंने वो पहली बार ऐसा देखा कि अब इसमें ऊपर आसमान की लिमिट नहीं है और नीचे पाताल की भी लिमिट नहीं है। तो मार्केट कैन गो आइदर साइड। सो क्या सोने में क्या लग रहा है सर अभी आपको? जैसे बार बार जो है भाव कहीं ना कहीं एक लेवल बना लिया, जैसे आप देखेंगे 2500 के बाद से ही अगर हम देखें 2600 पे सस्टेन किया, 2700, 2800, और कहीं ना कहीं अब जो है मतलब तेजी तेजी क्या कहें, अब 1.5 साल तो हो गया सर और $3200 पे अभी सोना है। और 1.5 साल से लगभग कहीं ना कहीं $100 की हर 2 एक महीने में कंसोलिडेट करके बढ़ता ही जा रहा है। तो आप कैसे देख रहे हैं अभी? जैसे आपने कहा कि ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, और इस समय में प्राइस और डोनाल्ड ट्रम्प को प्रिडिक्ट करना सबसे बड़ा जिसको कह सकते हैं आप नहीं कर सकते उसको। इसको मैं दो एंगल से देखता हूँ। अगर मैं चार्ट की भाषा में अगर बात करूँ, काफी समय से मैंने चार्ट देखना कम कर दिया है, बट फिर भी टाइमली चेक रीचेक मैं करता रहता हूँ। प्राइस और टाइम, जैसे बहुत से लोग ज्यादातर प्राइस की बात करते हैं कि भाई ये लेवल क्रॉस होगा तो ये लेवल आएगा, इलियट वेव होगा या फिबोनाची होगा या मोमेंटम इंडिकेटर्स होंगे, आरएसआई या स्टोकास्टिक, और अलग अलग से लोग। बट देर इज वन टिपिकल थियरी। एक ही बंदा था जो प्राइस को छोड़कर टाइम के बारे में बात करता था और काफी सटीक बात करता था। अभी आज के जमाने में ज्यादातर लोग इसको फॉलो में भी नहीं करते होंगे, बट विलियम गेन इज वन ऑफ द गाय जिसकी गेन साइकिल्स काफी पॉपुलर है और आज भी कुछ डेडिकेटेड लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। तो उसके हिसाब से मैं ऐसा मानता हूं कि जैसे प्राइस की एक साइकिल होती है, इसी तरह टाइम की साइकिल होती है। तो मैं भाव की तेजी और समय की तेजी दोनों एंगल से मार्केट को देखता हूं। अभी जहां तक भाव का सवाल है, तो ऐसा मुझे लग रहा है कि भाव की तेजी शायद टेम्पररी खत्म हो गई है, मार्केट मीनिंगफुल करेक्शन मोड में है। बट टाइम की तेजी शायद खत्म नहीं हुई है। तो मे बी कि ये अप डाउन अप डाउन अप डाउन करते करते और 2-3 महीना शायद रह सकती है। और भारत में कैसे देख रहे हैं सर करेंसी को भी अगर हम आजमाएं इसमें तो? करेंसी को भी आजमाना चाहिए। और जैसे लास्ट बजट में हमने ड्यूटी कट देखा था, ऑलमोस्ट 6% का इंपोर्ट ड्यूटी कट आया था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि गोइंग टू केपेक्स की जो जरूरत है, और वी आर इन ए कैपिटल हंगरी बिकॉज ऑफ हमारे जो लार्ज इंफ्रा प्रोजेक्ट्स है। तो ये देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले बजट में शायद 2% 3% इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ सकती है। और करेंसी में तो मैं ज़्यादा बेरिश नहीं हूँ, क्योंकि डॉलर अक्रॉस द बोर्ड फिलहाल कमजोर हो रहा है। तो मोटा मोटी करेंसी को अगर ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स रीजनेबली कंट्रोल रहता है, तो रुपी समवेयर अराउंड 82-87 के बीच स्टेबलाइज होना चाहिए मीडियम टर्म में, यानी 4-6 महीने में। बट ये रुपी का 2% का डेप्रिसिएशन और ड्यूटी का 2-3% का इंक्रीज, ये मान के कहीं करंट बेसिस से डॉलर में जो भी करेक्शन जहां भी रुके, उसमें रुपी टर्म में 4-5% ऐड करके कहीं बेस में बनाऊंगा। मतलब जो आप मान लीजिए अगर $2500 आता है तो उसमें इंडिया के हिसाब में अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 5% इंक्रीज का उसमें कैलकुलेट करेंगे, यहाँ ज्यादा मजबूत रहेगा सोना। रिलेटिवली, क्योंकि लास्ट टाइम जो सेल ऑफ आया था 2011-12 में, तब कॉमेक्स गोल्ड 1900 से 1050 तक आया था। इंडिया में गोल्ड 32,000 वाला 24,000 आके 26,000 पे स्टेबल हुआ था, क्योंकि उस समय रुपी काफी कमजोर हुआ। और ड्यूटी जो की 4% थी, वो 10% पे सेटल हुई। तो फॉरेन की 40% की मंदी के सामने हमारे यहाँ 15%, 20% से ज्यादा मंदी नहीं आई। अभी लग रहा है क्या सर आपको 2500 $2000 क्या? कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। बेसिकली क्या है कि इसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, अगर तो ये 1600-1700 डॉलर है।
इसमें 200-300 डॉलर, $400 का, 2000-2200 का रिस्क प्रीमियम जोड़ दो, मीन्स ये लिक्विडिटी प्रीमियम या रेट कट्स आएंगे अभी जैसे रिसेशन आता है तो उसके ऊपर का जो भी प्राइस है, 2200-2400, एक बेसलाइन 2400 पकड़ो, उसके ऊपर का जो भी प्राइस है वो वॉर प्रीमियम है। यानी यूक्रेन या गाजा या येमेन या यूथी, अगर ये डिफ्यूज हो जाता है सपोज, तो ये करेक्शन आ सकता है। करंट भाव पे जो भी है वो प्योर एंड प्योर वॉर प्रीमियम ही है। पर सर हम देखें, अभी चीन और यूएस का डील हुआ, टैरिफ को भी इन लोगों ने घटाया, पर भाव ने जो है जैसी गिरावट दिखाई देनी चाहिए थी, क्योंकि जब ट्रम्प आए थे तब $2700 का भाव था, और ट्रम्प के आने के बाद अगर हम देखें तो $3500 तक भाव गया। अभी $3200 है, मतलब 2700 से 3200, 3250, $500 अभी भी वहां पर कहीं ना कहीं इसमें बना हुआ है। तो इसमें कम से कम $250-300 तो प्रीमियम हो इसका जुड़ा होगा टैरिफ का, क्योंकि रशिया यूक्रेन तो पहले से ही चल रहा था, इसराइल गाजा भी पहले से ही चल रहा था ऑलरेडी, मतलब कि वो आपस में कर ही रहे थे। ट्रम्प के आने के बाद का ये जो प्रीमियम है, ये पीछे क्यों नहीं जा पा रहा है? अ, एक तो ये है कि जिस दिन अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने ट्रम्प साहब को चुनाव लड़ने की अनुमति दी, उसी दिन $1805 से ये तेजी का आरंभ हुआ। इसके बाद का जो नेक्स्ट दिन था वो सुपर ट्यूसडे जिसको कहते हैं, उसमें उनका नॉमिनेशन कंफर्म कंफर्म हुआ। और गोइंग फॉरवर्ड निकी हेली या विवेक रामास्वामी, रॉन डिसेंटिस, वो सब लोग ने अपनी वापसी ले ली प्रेसिडेंसी की। उसके बाद से ये निरंतर तेजी आई है। बीच में एक जो करेक्शन आया वो चुनाव का रिस्क प्रीमियम जो कम हो गया, तो 200-300 डॉलर का करेक्शन था। इसके बाद जो जो नए डेवलपमेंट हुए हैं, वो किसी न किसी फॉर्म में गुड़ की फीड के लिए उसका जो खुराक है पेनिक का, वो उसको मिलता रहा है कोई ना कोई स्वरूप में, कभी टेरिफ के स्वरूप में, कभी वॉर के स्वरूप में, कभी इंटरेस्ट रेट वोलेटिलिटी या रेट कट या ऐसे स्वरूप में। तो ये किसी न किसी तरह जब तक ये सेटल डाउन नहीं होगा, क्योंकि और भी मेरे हिसाब से आगे 2-3 वाइल्ड कार्ड ओपन है। जैसे कि अभी मानो कि रशिया यूक्रेन सेटल डाउन हो जाता है, प्रोबेबली गाजा में भी सेटल डाउन हो जाता है, बट साउथ ईस्ट एशिया में, पर्टिकुलर साउथ सी में, ताइवान चाइना इज स्टिल ए वाइल्ड कार्ड। जो लोग सीरियस है वो इसको नजरअंदाज तो कम से कम नहीं करेंगे। और चांदी क्या लग रहा है सर? चांदी, जैसे हम कहेंगे कि जो चांदी की, जिसको आप कह सकते हैं गोल्ड और सिल्वर, जो कहीं ना कहीं एक साथ चलते थे, अभी आपको लग रहा है कि क्या ये डीकपल हो गए हैं और गोल्ड की अपनी अलग चाल चल रही है और चांदी अलग चल रही है? और क्या चांदी $35 से ऊपर जाएगी या नहीं जाएगी? क्योंकि 32-33 का कहीं ना कहीं अभी 2 महीने से अगर हम देखें तो उस रेंज में घूम रही है वो। सिल्वर में पर्टिकुलर वो काफी बड़ा हर्डल है, प्रिसाइसली 335-70। वो हर्डल को वो पार नहीं कर पा रही है। अब गोइंग फॉरवर्ड ये इसकी जो डिमांड डिस्ट्रक्शन पिछले 10-15 सालों में हुई थी, इन द फॉर्म ऑफ फैब्रिकेशन डिमांड या इंडस्ट्रियल डिमांड या अब डेटा सेंटर में, या जो सोलर पैनल होती है फोटोवोल्टेइक साइड में या इलेक्ट्रॉनिक्स में, इसमें इसकी डिमांड कैसी रहती है गोइंग फॉरवर्ड, वो देखना पड़ेगा। क्योंकि आफ्टर दिस एआई का आविष्कार, स्पेशली एनवीडिया का जो आविष्कार हुआ है, और अब तो चाइना में बहुत से एआई एजेंट एआई आ गए हैं, तो डेटा सेंटर की काफी जो डिमांड है उसमें सिल्वर का कहीं ना कहीं बीइंग ए गुड कंडक्टर इसका रोल कितना रहता है। मैं टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, टेक्निकल साइड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के तौर पे, बट एक इंटरेस्टिंग मेटल तो जरूर है ये। और अभी मैं, जैसे अभी माइकल डिरेंजो जो सिल्वर इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट और सीईओ, उनसे मैं मिला था हाल ही में,
तो उनसे मैंने पूछा था, तो उनका जब सिल्वर के बारे में पूछा तो उन्होंने बोला कि आप अभी गाड़ी लेने जाते हैं तो आप क्या सोचते हैं, पेट्रोल क्या, डीजल या ईवी। तो मतलब एक सोच जो है शिफ्ट हो रही है, या तो लोग हाइब्रिड लेना चाह रहे हैं गाड़ियों में, या ईवी की तरह शिफ्ट होना चाह रहे हैं। और कहीं ना कहीं इनमें भी सिल्वर का यूज होता है। तो उनका ये कहना है कि ये जो प्रपोजिशन है पिछले 5-10 साल पहले ये नहीं थे। इवन रिन्यूएबल एनर्जी भी फ्यूचर की देखोगे तो आज से 10 साल बाद देखोगे तो रिन्यूएबल एनर्जी आपको आना ही पड़ेगा उसमें, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस नहीं बचेंगे उतने ज्यादा। तो कहीं ना कहीं इससे भी एक सिल्वर को पुश मिलेगा वहां पर। उस पे मेरा भरोसा थोड़ा कम है पर्टिकुलर, क्योंकि ईवी इकोनॉमी की जो सिस्टम की बात है न, उसने ज्यादा डिलीवर दिया नहीं है, और ऑन द कॉन्ट्ररी उसमें थोड़ा पुशबैक आया है अ, अमेरिका में और इवन यूरोप में भी। जैसे 2015-16 में ऐसा मैंडेट स्ट्रॉन्ग आया था कि भाई आईसीडी मींस इंटरनल कंबस्शन इंजन को 2030 में, 35 में, 40 में बंद कर देंगे। सब लोगों ने वो मैंडेट धीरे 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 करके वापस ले लिए हैं। और जैसे ही वो अमेरिका में चुनाव में ये ट्रम्प साहब आए, उन्होंने तो डे वन बोल दिया, ड्रिल बेबी ड्रिल। और उनका वो ये क्लाइमेट चेंज या ईएसजी में ज्यादा भरोसा नहीं रखते हैं। और एक दूसरी बात कि रेयर अर्थ मेटल में मेरी एक पैशन है उसका स्टडी करने की, एंटीमनी या टंगस्टन या सिलिकॉन, फेरोसिलिकॉन, मैंगनीज। तो इसमें क्या है कि इसकी जो पोल्यूशन की जो साइड इफेक्ट है, या तो 1 टन रेयर अर्थ को एक्सट्रैक्ट करने में कितना पानी, कितना एनर्जी लगता है, और इतनी हाईली पोल्यूटेड प्रोसेस है। इसकी डार्क साइड कोई नहीं बता रहा है। जैसे चाइना में ईवी बहुत चल रही है, बट ईवी के ग्रेवयार्ड्स अगर आप देखोगे ना, तो आपको उस स्टोरी पे थोड़ा भरोसा कम हो जाएगा। जी, आप सही कह रहे हैं। और प्लेटिनम को कैसे देख रहे हैं सर, अगर आप स्टडी करते हो तो। प्लेटिनम बहुत लंबे समय से दबी हुई मेटल है, क्योंकि एक जमाने में वो ज्वेलरी में काफी यूज होता था उसका। फिर थोड़ा डिमांड डायमंड साइड शिफ्ट हो गया। प्लस इसका जो मेजर यूज है वो डीजल कार की एमिशन डिवाइसेस में है। अब डीजल, अब इसमें दुविधा ये है कि पैलेडियम है वो पेट्रोल कार की एमिशन डिवाइस में जाएगा, और प्लेटिनम है वो डीजल कार की एमिशन डिवाइस में जाएगा। तो डीजल का यूज ऑलमोस्ट बंद सा हो गया है यूरोप में, या इवन यूएई में भी आप कहीं डीजल कार नहीं पाते हो। अमेरिका में भी बहुत कंट्रोल यूज है उसका। तो उसके कारण जो डिमांड पैलेडियम की रही, उसके तुलना में प्लेटिनम की काफी कम रही है। एक जमाने में ये दोनों के बीच का फर्क इतना था कि पैलेडियम $400 था और प्लेटिनम 1000-1200, और एक जमाने में 2000 तक चला गया था। फिर जब पीक आया पेट्रोल डिवाइसेस का, स्पेशली ये BS6 टाइप के इंजन का, तो पैलेडियम 3000 चला गया, और आज भी 1200 है, और प्लेटिनम वही का वही पड़ा है। चांदी का आपने बताया नहीं सर कि 35 से ऊपर अगर जाती है तो क्या होगा। वो चार्ट पर अभी भी मैं इसको, जो बैंड है इसका वो 2635 का बैंड है, रेक्टेंगल जिसको बोलते हैं। वीकली चार्ट या मंथली चार्ट में मैं देखूं तो ये रेक्टेंगल है। तो आई एम वेटिंग फॉर ब्रेकआउट के, जैसे कहते हैं ना कि भाई एक गाड़ी स्टेशन पे खड़ी है, तो अब खड़ी है तो जब वो रिदम में आएगी तो चढ़ेंगे, तब तक वो स्टेशन पर बैठे बैठे पकौड़ा खाओ। तो ब्रेकआउट के लिए वही 35 50 या जो हाँ, आपने लेवल बताया उसके ऊपर ही जाए। और नीचे में हमें भी आ सकता है ब्रेकआउट, नीचे में क्या लेवल है। ये बेसिकली ये बैंड काफी वाइड है। ये अच्छा। 2660 से 3520, काफी काफी वाइड बैंड है ये। ओके ओके। और भारत में 1 लाख जैसे सब लोग बात कर रहे थे, चली तो गई थी 1 लाख के पार, पर कहीं ना कहीं वहां पर सस्टेन नहीं कर पाई, चांदी भी नहीं कर पाई और सोना भी 1 लाख के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, और रिटर्न होना ही पड़ा चाहे जो भी हो। तो ये बड़ा लेवल बहुत महत्वपूर्ण है भारत के लिहाज से, 1 लाख।
थोड़ा डिमांड डिस्ट्रक्शन इसमें आता है। और दूसरा क्या, सिल्वर में मैं ऐसा मान रहा हूँ कि इसमें जिसको कच्चा आर्बिट्रेज बोलते हैं, कैश एंड कैरी, तो उसमें ब्याज बदला 1.5-2% का हो जाता है। ऑलमोस्ट 12-15% तो होता ही है। एंड इट्स ए बिग इंसेंटिव कि जिनके घरों में पड़ी है चांदी और वो निरंतर वो कैश कैरी करते रहते हैं, तो वो एक साल आप रहते हो तो 12-15% तो आपकी कॉस्ट लागत चढ़ गई। तो यू नीड टू बीट दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट। मेरे एक बहुत बुजुर्ग मेरे मित्र है, जिनको मेंटर मानता हूं मैं। वो कहते हैं कि अगर आप 1.5% कमाते हो तो 1.5% को कोई बीट नहीं कर सकता। ना रियल एस्टेट, ना स्टॉक मार्केट, ना सोना चांदी, कुछ भी बीट नहीं कर पाएगा। आप मंथली 1.5% यानी 18% इज द बेंचमार्क, उसको कोई बीट नहीं कर पाएगा। तो सिल्वर में क्या है कि जो भी आदमी बाई ऑन डिप्स, स्पेशली फ्यूचर्स के मामले में पैसिव बायर है कि भाई बाय एंड होल्ड, उनको ये 1.5% कैसे बीट किया जाए वो समझना पड़ेगा, अदरवाइज देयर वुड बी चांस ऑफ कैपिटल इरोजन। अभी मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा हूँ सर। मान लीजिए मैं एक आम निवेशक हूँ या आम खरीदार हूँ या आम जनता मान लीजिए मुझे, और मैं वेट कर रहा हूँ कि सोने का भाव नीचे आएगा तब मैं खरीदूंगा। तो मैं अभी क्या करूँ? मुझे क्या आप सलाह देंगे सोने और चांदी दोनों में? आम निवेशक के लिए मैं ऐसा मानता हूं कि जैसे इसको गोइंग फॉरवर्ड आप इक्विटी से कनेक्ट कर सकते हो। अगर इक्विटी में वॉरेन बफेट साहब अगर 30% कैश पर बैठ सकते हैं, या तो मार्क मोबियस साहब 95% कैश पर बैठ सकते हैं, या सिटाडेल वाले केन ग्रिफिन साहब अगर कैश पर बैठ सकते हैं, तो हम क्यों कैश पर बैठ नहीं सकते? ये संकेत मिल गया हमें। एक चीज और है सर, हम लोगों ने एक अभियान शुरू किया है, एक पेड़ अभियान। यानी अभी जो मानसून से पहले जैसे हम देख रहे हैं क्लाइमेट बहुत तेजी से बदल रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर भी हो गए हैं हमारे चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर। और पीछे आप देख रहे हैं हमें सिल्वर बटन भी मिला है यूट्यूब की तरफ से। तो आप थोड़ा सा हमारे जो दर्शक हैं उनसे एक बार अपील कर देंगे कि वो एक पौधा या एक पेड़, ज्यादा भी लगा सकते हैं, लगाने का संकल्प जरूर करें। ट्री, पर्सनली स्पीकिंग, ट्री इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिसिंग इन्वेस्टमेंट। एक ट्री आपको क्या क्या दे सकता है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मेरे घर में तो काफी ट्री है, मेरे बंगलों में, और मैं देखभाल करता रहता हूँ। थोड़ा मुझे गार्डनिंग का भी शौक है। बट समझो एक बाम्बू ट्री है फॉर एग्जांपल, तो 280 लीटर ऑक्सीजन वो देता है आपको। बाकी भी ढेर सारी, और इट स्टोर्स, वो पानी का संग्रह भी करता है, तो आपका सॉइल भी थोड़ा बेटर रहेगा। तो वृक्ष में तो इट्स डाउटलेस कि वृक्ष में वो वृक्ष लगाना ही चाहिए, और वो आपको बचाएगा। अदरवाइज ऑक्सीजन सिलेंडर लेके अगली जनरेशन घूमेगी। है सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी जानकारी देने के लिए। धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू।